हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल थ्योरीज। इनको हम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे सब्जेक्ट्स में मिल जाएगा। तो क्लासिकल थ्योरीज़ में हम बात करते हैं तो इसमें 3 थ्योरीज़ आती हैं मेनली। पहली है आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, दूसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी और तीसरी है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। इस पीपीटी में हम बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है बेसिकली फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने दी थी। इनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। इनको आप शॉर्ट में FW टेलर भी बोलते हैं। जो टेलर थे इन्होंने मिडवेयर स्टील कंपनी ज्वाइन की थी USA में एज ए वर्कर, और इन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू करी थी और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री को एक्वायर किया था, और ये सेम कंपनी में चीफ इंजीनियर की पोस्ट तक पहुँचे थे। ये जो थ्योरी इन्होंने दी थी ये एनालाइज करती थी वर्क फ्लो को, कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव कैसे करने के लिए बेसिकली इन्होंने बात की थी लेबर प्रोडक्टिविटी के लिए, कि जो शॉप फ्लोर पे ये वर्क करते थे, जिस कंपनी में चीफ इंजीनियर थे, तो वहाँ जो लेबर है उनकी प्रोडक्टिविटी को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं साइंस के थ्रू, साइंटिफिक मैथड्स को अप्लाई करके, ताकि इकोनॉमिक एफिशिएंसी को भी हम गेन कर सकें। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में क्या था कि जो टेलर थे इनका मानना था कि जो भी वर्कर वहाँ पे काम करता है उसे एक फेयर डे पे मिलनी चाहिए, फेयर डे वर्क के लिए जितना वो काम कर रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग पे करना चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम। 1911 में टेलर ने एक बुक पब्लिश की थी अपनी, जिसका नाम दिया था उन्होंने द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस बुक में उन्होंने बात की थी अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इस थ्योरी में। और ये जो कंट्रीब्यूशन था ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स के नाम से। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स क्या थे। तो पहला एलिमेंट जो टेलर ने दिया था, इनका कहना था सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग, प्लानिंग मतलब किसी काम को करने की योजना बनाना, कैसे वो काम होगा, और उसको डूइंग मतलब एक्चुअल में करना। तो इनका कहना था कि जो सुपरवाइज़र्स होते हैं फैक्ट्रीज़ में उनका काम होता है प्लानिंग का, कि कोई काम कैसे होगा, और जो वर्कर्स होते हैं उनको रियल वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे सेपरेशन होना चाहिए कि सुपरवाइज़र प्लानिंग करे और जो वर्कर हैं वो एक्चुअली उसको परफॉर्म करे। सेकेंड एलिमेंट जो इन्होंने दिया था वो दिया था जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का मतलब था कि जो भी जॉब होनी है उसको साइंटिफिकली हम स्टडी करें और एक बेस्ट वे निकालें कि किस तरह से उस जॉब को हम लोग कर सकते हैं। इसी जॉब एनालिसिस में जो फ्रैंक गिलबर्ट थे और लिलियन गिलबर्ट थे, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था अपार्ट फ्रॉम टेलर। और इन्होंने बोला कि जो जॉब एनालिसिस है, जब भी आप जॉब को एनालाइज करते हैं इसके लिए कुछ चीज़ें पढ़नी चाहिए हमें, दैट इज़ टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी और फैक्ट स्टडी। टाइम स्टडी क्या होता है? टाइम स्टडी का मतलब होता है उस जॉब को करने में कितना टाइम लग रहा है। मोशन स्टडी का मतलब होता है कितनी बार एक वर्कर उस काम को करने के लिए मूव कर रहा है। मेथड, कौन से टूल्स, इक्विपमेंट्स ये सब यूज़ हो रहे हैं। और फैक्ट स्टडी या रेस्ट स्टडी का मतलब उस काम को करने के लिए उस वर्कर ने कितना रेस्ट लिया, कितना टाइम पीरियड तक वो आराम किया उसने। तो ये स्टडीज़ को इंक्लूड किया जाता है जॉब एनालिसिस में। नेक्स्ट एलिमेंट इन्होंने दिया था डिफरेंशियल वेज सिस्टम। इन्होंने कहा था कि जो वर्कर जैसा परफॉर्म कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे हमको हायर वेजेस परफॉर्म देना चाहिए उसको, उसके परफॉर्मेंस के बेस पे, ताकि वो और ज़्यादा इनकरेज हो और अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाए। इसलिए डिफरेंशियल वेज सिस्टम का ये कंसेप्ट लेके आए थे। नेक्स्ट एलिमेंट था आपका स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड मेंटेन करना। तो इनका कहना था जितने भी इनपुट्स होते हैं प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन में इंक्लूड होते हैं, इंस्ट्रूमेंट है आपका, टूल्स क्या क्या आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, वातावरण कैसा है, रॉ मटेरियल हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ये सब का एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। जब आप किसी चीज़ का स्टैंडर्ड सेट करके वर्क करेंगे तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑलरेडी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट एलिमेंट इन्होंने दिया था साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। इन्होंने कहा था जो भी हम लोग वर्कर्स का सिलेक्शन करते हैं वो साइंटिफिकली होना चाहिए। उनकी एजुकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस उनको कितना है, उनको क्या क्या स्किल्स आती हैं, वो फिज़िकली कितना फिट हैं, ये सारी चीज़ें हमको सिलेक्शन के टाइम पे ध्यान देनी चाहिए। और सिलेक्शन करने के बाद किसी भी कंपनी में ट्रेनिंग दी जाती तो इनका कहना था कि हमें वर्कर्स को ट्रेन भी करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बन के आए।
नेक्स्ट एलिमेंट जो इन्होंने दिया था वो था मेंटल रेवोल्यूशन। इन्होंने कहा था कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसको मेंटल रेवोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। मेंटली जब वर्कर साउंड पीसफुल होगा तो वो वर्क अच्छा करेगा। और ये मेंटल रेवोल्यूशन कहाँ से आएगा, ये शांति कहाँ से आएगी, जब वर्कर्स और मैनेजमेंट, कंपनी के मालिक और वर्कर्स एम्प्लॉयज़ के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा। तो जब म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा, मिलजुल के आप लोग साथ में काम करेंगे, बात करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे एक पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, शांतिपूर्ण माहौल होगा और उसकी वजह से काम करने में वर्कर्स का मन लगेगा। तो इन्होंने बोला मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए, मेंटल पीस का होना बहुत ज़रूरी होता है एक वर्क प्लेस पे। नेक्स्ट जो एलिमेंट था वो था आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव। इन्होंने कहा वर्कर्स को इंसेंटिव देना चाहिए ताकि उनको इंकरेजमेंट मिल सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके। फिर इन्होंने बोला इकोनॉमी पे फोकस किया था। इनका कहना था जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हम करेंगे उतना ही ज़्यादा हमको फोकस करना चाहिए कि हम उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें और वेस्टेज को कम कर सकें। तो जितना कॉस्ट कम होगा, वेस्टेज कम होगा, उतना ही ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होगा। तो इन्होंने हायर प्रोडक्शन पे फोकस किया था। फिर इतने एलिमेंट्स के बाद हम बात करते हैं, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। प्रिंसिपल्स पहला इनका था रूल ऑफ थंब विद साइंस। इनके प्रिंसिपल्स ज़्यादा फेमस हुए हैं। रूल ऑफ थंब विद साइंस का मतलब होता है, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है पहले से जो बिलीव चला आ रहा है, या आपका जो मैनेजर है, आपका जो मैनेजमेंट है, उसका अपना बिलीव सिस्टम क्या है, वो क्या चीज़ें गेस कर रहा है, कैसी चीज़ों को एस्टिमेट करता है, ये होता है रूल ऑफ थंब। विद साइंस का मतलब होता है साइंटिफिक मेथड्स को इन्वॉल्व करना। तो इनका कहना था कि जो भी कंपनी में डिसीजंस लिए जाते हैं वो साइंटिफिक रिसर्च के बेस पे होने चाहिए। हम क्या कर रहे हैं और उसका किस चीज़ पे क्या असर हो रहा है इसके बेस पे होना चाहिए, ना कि रूल ऑफ थंब पे बेस होना चाहिए कि मैनेजर का पर्सनल जजमेंट क्या है, या वो क्या सोचता है, या वो क्या करने वाला, उसका अपना बिलीव क्या, उस पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। तो साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू ही, साइंटिफिक रिसर्च के बेस पे ही हमको डिसीजंस लेना चाहिए। ये इनका पहला प्रिंसिपल था। दूसरा प्रिंसिपल इनका था हार्मनी इन ग्रुप एक्शन नॉट डिस्कार्ड। हार्मनी का मतलब पीसफुल रिलेशनशिप्स होना, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप्स होना। तो इनका कहना था कि जो मैनेजमेंट है, वर्कर्स है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, गिव एंड टेक की सिचुएशन होनी चाहिए। गिव एंड टेक का मतलब वर्कर्स का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए डिसीजन मेकिंग्स में, मैनेजमेंट को भी वर्कर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। तो इस तरह से एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल था वो था कॉपरेशन नॉट केओटिक इंडिविजुअलिज्म। इनका था ये कुछ हार्मनी की तरह ही है कि जब कॉपरेशन अच्छा होगा मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में तो वहाँ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस आएगा, कॉपरेशन होगा, गुडविल होगी, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहेगा, तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। नेक्स्ट था मैक्सिमम आउटपुट नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। इनका कहना था हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट करना चाहिए। हमको आउटपुट जो हम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उस पर किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहिए। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए कि हमको लास्ट में इस बात पे कन्फ्लिक्ट या इस बात पे लड़ाई करनी चाहिए कि उस प्रोडक्शन को हम कैसे डिवाइड करें। तो इनका कहना था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है वो फोकस करे इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। और फिर इन्होंने लास्ट दिया था डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। जो वर्कर्स हैं उनको फुल्ली हम लोगों को डेवलप करना चाहिए, लाइक ट्रेनिंग देना चाहिए, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो स्किल्स हमको देनी चाहिए, उनका सिलेक्शन हमको साइंटिफिकली करना चाहिए। तो जब आप इस तरह से एम्प्लॉय को, एक वर्कर को फुल्ली डेवलप करते हैं तो वो कंपनी के लिए बेनिफिट होता है और कंपनी की प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो ये प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे। कई जगह पे आपको इससे ज़्यादा भी प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे इनके, बट बेसिकली मेन इतने ही प्रिंसिपल्स होते हैं। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का अगर नटशेल में हम बात करें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में अपार्ट फ्रॉम टेलर, फादर ऑफ इनको कहते हैं साइंटिफिक में, और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। तो कुछ और कंट्रीब्यूटर्स की भी हम बात कर लेते हैं जो मेनली कंट्रीब्यूटर्स थे। फ्रैंक गिलब्रेथ एंड लिनियन गिलब्रेथ, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वर्क मैथड पे फोकस किया था। ये टेलर के साथ काम करते थे, उनके उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। तो जो मोशन, टाइम और फैटिग स्टडी हम लोग पढ़ते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में, वो मोशन और टाइम स्टडी जो थी वो इन्होंने ही दी थी। टाइम मोशन फैटिग स्टडी यही कहती है कि जब एक वर्कर काम करता है तो टाइम कितना लेता है उस काम को करने में, उस काम को करने में कितना मोशन इन्वॉल्व हो रहा है, कितनी बार वो चल रहा है इधर से उधर, और फैटिग कितना उसने रेस्ट किया। तो ये मोशन स्टडी इन्होंने दी थी।
इन्होंने डिज़ाइन किया था वर्क मेथड्स को, कि जो भी वर्क हमको मिल रहा है उसको हम पहले से एस्टिमेट कर सकते हैं एडवांस में कि उसमें कितना टाइम लगेगा। इन्होंने सिंबल्स बनाए थे ऑपरेटर चार्ट के, ताकि ये जो एक्सप्लेन कर सके एलिमेंट्स जो थे वर्क्स के कैसे कैसे काम होना, तो उन सिंबल्स को नाम दिया गया था ग्राफिकल सिंबल्स। फ्रैंक गिलब्रेथ ने मोशन स्टडी लिखा था 1911 में, और कपल मीन्स ये हस्बैंड वाइफ थे, फ्रैंक गिलब्रेथ लिनिनगर्थ पर। इन्होंने अप्लाइड मोशन स्टडी लिखा था 1919 में, इसीलिए इनको फादर ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी भी कहते हैं। अगले जो कंट्रीब्यूटर्स थे वो थे हेनरी जैंट, सबको पता है जैंट चार्ट। तो इन्होंने जैंट चार्ट का निर्माण किया था। जैंट चार्ट क्या थे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, जिसमें ये पता चलता था कि जो काम है ड्यूरेशन, काम करने का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको टाइम किया गया, कितना टाइम हमको लग रहा है एक काम को करने में, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दिया था। और जैंट चार्ट के अलावा इन्होंने भी उस टाइम पे फोकस किया था, स्ट्रेस किया था कि वर्कर्स के लिए रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए, कौन सा वर्कर कितना काम कर रहा है उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड मिलना चाहिए, इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, और मोटिवेशन पे फोकस किया था। नेक्स्ट थे आपके रॉबर्ट जॉन। रॉबर्ट जो थे इन्होंने लेबर वेलफेयर के लिए काम किया था, वहाँ की उनकी वर्किंग कंडीशंस के लिए काम किया था। इन्होंने अपील की थी कि जो ओनर्स हैं उनको अपना एटीट्यूड वर्कर्स की तरफ बदलना चाहिए, तो इन्होंने लेबर वेलफेयर के लिए वर्क किया था। फिर थे चार्ल्स वेबर। चार्ल्स वेबर तो थे, इन्होंने जो था वर्किंग कंडीशन भी स्टडी किया था फैक्ट्रीज़ की, और इन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट में। लाइक इन्होंने ऑपरेशन रिसर्च किया था, लेबर्स का डिवीज़न होना चाहिए, टाइम स्टडी को टेक्निक दिया था, क्वालिटी कंट्रोल, इंसेंटिव, इन सब पे इन्होंने फोकस किया था। और इनका कहना था कि जो भी फैक्ट्री की प्रॉब्लम्स होती थी उसमें साइंस और मैथ्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, उससे हम लोग बेटर डिसीजंस पे पहुंच सकते हैं। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है ये बेसिकली आपकी फोकस करती है कि हम कैसे कंपनी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, लेबर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करते हुए। इसके लिए इन्होंने ये थ्योरी दी थी कि हम ये टाइम को स्टडी कर सकते हैं, मोशन को स्टडी कर सकते हैं। ये सारे स्टडीज़ को हम करने के बाद, साइंस को इन्वॉल्व करने के बाद, हम लेबर्स की जो वर्किंग कंडीशन है उनको भी सुधार सकते हो। कि उस टाइम पे क्या होता था कि जो लेबर्स होते थे, जो भी वर्कर्स होते थे, उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं होती थी, उनको सिर्फ एज अ मशीन ही ट्रीट किया जाता था, उनके लिए रेस्ट आवर्स नहीं होते थे, लंच के लिए कोई टाइम नहीं होता था, शिफ्ट्स नहीं होती थी, होती भी थी बहुत लंबी लंबी शिफ्ट्स होती थी। तो ये सारी चीज़ों को हम कैसे इम्प्रूव कर सकें और कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी उससे इफेक्ट ना हो, इसके लिए इन्होंने ये सारे रिसर्च करे थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को दिया था। तो मेनली कंट्रीब्यूशन जो था वो आपका फ्रेडरिक विंसलर टेलर का था, इसलिए उनके नाम से जानी जाती है, और अदर कंट्रीब्यूटर्स आपके ये थे। अब इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस भी थे। पहला था कि इन्होंने कोई ऐसा रूल नहीं निकाला कि जो भी प्रॉफिट बढ़ेगा मैनेजमेंट को, जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या मैनेजमेंट गारंटी करता है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दूसरा ये जो था, इन्होंने सिर्फ वर्कर्स की फ़िज़िकल नीड को फोकस किया कि उन्हें हमें ट्रेनिंग कैसे देनी है, उनकी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ करनी है। इन्होंने बाकी जो नीड्स होती हैं वर्कर्स की, सोशल नीड्स, स्टेटस नीड्स, जो लाइफ की और नीड्स होती, उस पर फोकस नहीं किया था। इन्होंने केवल प्रोडक्शन बढ़ाने पे फोकस किया कि कैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं साइंटिफिक मेथड्स से। इनका जो ओवर एम्फेसिस था वो था कि जो वर्कर्स हैं उनकी पर्टिकुलर स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे हम ट्रेनिंग देके उनकी जो वो किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है या उनको किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड बना सकते, इस चीज़ पे फोकस किया था। तो जब एक ही तरह का काम या एक ही तरह की चीज़ बार बार होती है तो कोई भी होता टायर्ड हो जाता है या उसको मोनोटोनी, बोरियत महसूस होने लगती है। तो ज़्यादा एम्फेसाइज करना एक पर्टिकुलर स्किल्स पे उसको मोनोटोनी में फोकस कर बना देता है। फिर इन्होंने क्या किया था, जो इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं, आपने पढ़े ही होंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के ग्रुप्स बनते हैं, टीम्स होती हैं, फॉर्मल एंड फॉर्मल्स होते हैं। तो इनफॉर्मल रिलेशंस जो होते हैं एक वर्कर के दूसरे वर्कर के बीच में, इसको उन्होंने कंसीडर नहीं किया था। ग्रुप डायनामिक्स की ग्रुप है, ग्रुप कितना स्ट्रॉन्ग है, ग्रुप में बॉन्डिंग है कि नहीं है, इन्होंने ये सब चीज़ें कंसीडर नहीं की थी। तो ये सारे लिमिटेशंस थे आपके इनके। और नेक्स्ट हम लोग इसके बाद में क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट के बाद पढ़ेंगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। थैंक यू।